सब्सक्राइब करें लर्न केमिस्ट्री विथ नेहा मिस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स एंड वीडियो को शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जो टॉपिक आज कवर करेंगे वो है रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर आता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, एक सिंपल वे में मैं आपको बता दूं तो रेट कैलकुलेट करना। और ये टॉपिक हम एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए बना रहे हैं क्योंकि बच्चे लोग इस टॉपिक को समझना चाहते थे इसलिए। और अगर आप और कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना लूंगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ऐसी रिएक्शन जिसका जो कैलकुलेशन है या वेरिएशन है, मतलब ऐसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो सिर्फ वन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है किसी भी रिएक्टेंट की, वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द रिएक्शन हुज रेट इज डिपेंड ऑन वन कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ वन रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट के एक ही कॉन्सेंट्रेशन पावर पर डिपेंड करता है, वह कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम एक कंसिडर करें सिंपल रिएक्शन कि ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, ए है कोई एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसकी रेट को हम कैसे निकालेंगे? आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये जो ब्रैकेट होता है इसको एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने पढ़ा हुआ है। एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और 1 है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी है और यहाँ पे इसका पावर कितना आ जाएगा? 1। तो अगर किसी भी रिएक्टेंट के एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करता है तो वो कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, यहाँ पे इक्वल का साइन लग जाएगा और क्या आ जाएगा? जब हम कॉन्सेंट्रेशन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट हम यूज करेंगे के कांस्टेंट, यहाँ पे रेट कांस्टेंट कहलाता है, इसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है। और फिर बाकी क्या आ जाएगा? एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 1। तो इस टाइप से हम इसकी रेट को लिख सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है N2O5 gives out N2O4 plus 1/2O2। अब यहाँ पे ये एक रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है N2O5। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर 1। अब जब लेकिन इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा? ट्वाइस लगाना पड़ेगा हमको और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। बाकी भले वो 1/2O2 या सिंगल O2 आप ले लो, लेकिन यहाँ जो ये 2 है ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जरूर है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ रिएक्टेंट की पावर 1 के टर्म में आती है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। और ये इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी से डिफरेंट होता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से प्रूवन होता है इसीलिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले जैसा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इक्वल एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर 1। इस टाइप से हम इस रिएक्शन की रेट को एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दूसरा है NH4NO2। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? इक्वल के एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2। ये हमारे पास इसका, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल के एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2 पावर 1। तो ये 1 पावर के प्रोपोर्शनल होता है और ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे के की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। रेट इक्वेशन हमको कैलकुलेट करना है, तो इसी के लिए अभी हमने देख लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो उसके लिए लेट कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक हमने रिएक्शन कंसिडर करनी है जो अभी हमने देखी, क्या है? ए गिव्स आउट
A gives out product। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसके लिए हम लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? D एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। और क्योंकि ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन हम किसके लिए ले रहे हैं? A हमारा रिएक्टेंट है, तो जब भी रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे इसके आगे लगाते हैं माइनस साइन, क्योंकि जब भी केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है और प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसलिए जब भी हम रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। अब हम सपोज करते हैं, सपोज अ मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, एक कोई है वो कन्वर्ट हो जाता है काय में? एक्स मोल में, और प्रोड्यूस करता है क्या? एक्स मोल में कन्वर्ट हो गया उसका, तो ए कॉन्सेंट्रेशन था और वो एक्स में बदल गया, तो हम क्या लिखेंगे उसको? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था उसका? इनिशियल स्टेट पर उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इनिशियल स्टेट पे क्या होता है? ए जो है वो था, रिएक्टेंट था, लेकिन प्रोडक्ट का अमाउंट कितना था? 0 था। प्रोडक्ट नहीं बना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर, लेकिन आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद क्या हुआ? एक टाइम स्पेंड हुआ टी, उस टाइम के बाद क्या हो जाएगा? क्या हमने बोला कि ए जो है उसमें से एक्स मोल, ये जो है एक्स प्रोडक्ट बन जाता है। किस में से? ए में से एक्स प्रोडक्ट बन जाता है। तो रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? ए में से एक्स माइनस हो गया तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। इतना जो है हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हम इसको पढ़ेंगे कि आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को लिख देंगे dx अपॉन dt विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चेंज क्या हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है, a में से x प्रोडक्ट बना है तो a माइनस एक्स, ये चेंज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको प्रोपोर्शन हटाओ, dx अपॉन dt, एक कांस्टेंट लगाएंगे हम यहाँ पे, रेट कांस्टेंट होगा k, और क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो इसका पावर कितना ले लेंगे हम? 1। इसको कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन है dx अपॉन dt इक्वल k a माइनस एक्स। इक्वेशन क्या बना? dx अपॉन dt इक्वल k a माइनस एक्स पावर 1। अब हम क्या करेंगे? जो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स को ट्रांसफर करके पहुंचा देंगे dt की जगह पे। dx अपॉन आ जाएगा a माइनस एक्स इक्वल k, यहीं पे रहेगा dt। तो ये एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे? इसका या तो लॉग ले लो या इंटीग्रेशन करा लो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे टेकिंग लॉग ले लेंगे हम इसका बोथ साइड। तो लॉग लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा? लॉग dx अपॉन a माइनस एक्स हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखोगे? k कांस्टेंट होता है तो k को यही रहने दिया और आ जाएगा log dt। तो ये हमने इक्वेशन ले लिया। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पर आपको पता है कि log जो होता है 1 अपॉन एक्स, log 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है माइनस log x, ये वैल्यू होती है 1 अपॉन एक्स की। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ इक्वेशन अपना है log dx अपॉन dt, ये किसके फॉर्म में? 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तब बन जाएगा माइनस log, और यहाँ क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स इक्वल k। अब log dt को जब सॉल्व करोगे आप तो log dt को सॉल्व करने पर आएगा log t, मतलब t आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा t और प्लस आएगा यहाँ पे c, इक्वेशन हो जाएगा ये हमारा थर्ड। अब यहाँ पे जो c है ये क्या है? c जो होता है वो होता है इंटीग्रेटेड कांस्टेंट इन इनिशियल स्टेट पे क्या था? इनिशियल स्टेट पे था कि t जो था टाइम स्पेंड हुआ ही नहीं था तो t इक्वल 0 था, और कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला ही नहीं था तो x की वैल्यू भी 0 थी, तो दोनों 0 थे। तब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा इक्वेशन थर्ड था
वो क्या था, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड था माइनस लॉग ए माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड है, इक्वल के इंटू टी प्लस सी। यहाँ पे हमको टी की जगह पे 0 रखना है और एक्स की जगह पे भी 0 रखना है, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग ए माइनस 0, ये 0 हो गया, इक्वल के इंटू 0 प्लस सी। आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास, माइनस लॉग ए इक्वल आ जाएगा सी। ये इक्वेशन, ये वैल्यू एक हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो बना है उसकी वैल्यू क्या करोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर दो सी की, तो क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आप पुट करेंगे और सी की वैल्यू क्या है, इक्वेशन बन जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल के इंटू के। ये जो के है वो कैसे आ गया, ये पूरा इक्वेशन कैसे बना, इक्वेशन थर्ड था हमारा माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल के टी इंटू सी। ये इक्वेशन था, तो हम इस सी की वैल्यू पुट करते, सी की वैल्यू क्या पुट किया हमने, माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल के टी एज इट इज इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा माइनस लॉग ए। तो ये जो माइनस लॉग ए है उसको ट्रांसफर किया हमने, इसको ट्रांसफर किया तो हमारे पास इक्वेशन आया ये वाला, माइनस लॉग ए को उधर ले जाएंगे वो प्लस में हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा लॉग ए माइनस एक्स इक्वल के टी। ये इक्वेशन हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बना है ये वाला लॉग ए माइनस एक्स इक्वल के इंटू टी। अब एक फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये एक फॉर्मूला होता है, तो उसका क्या आता है लॉग बेस ई और ये आ जाता है ए अपॉन बी, ये सॉल्व होता है उसका। तो हम इसको भी यहाँ पे लॉग ए और बी के टर्म में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा लॉग ई और आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल के टी, ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो टी को भी ट्रांसफर करेंगे, टी को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन टी इक्वल के, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब लॉग बेस ई जो है इसका बेस हमको चेंज करना है, तो बेस चेंज करके हम इसको बेस क्या कर देंगे लॉग 10। तो जब भी लॉग 10 किया जाता है तो एक डिजिट हम इंटू करते हैं, यहाँ पे 2.303, ये एक डिजिट का हमने मल्टीप्लाई किया और अपॉन में ले लिया टी, अपॉन लिया टी इंटू लॉग बेस चेंज होके क्या हो गया 10 हो गया, लॉग 10 इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल के। तो जो वैल्यू आई है ये वाली, यही है रेट कांस्टेंट की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, या यही कहलाता है रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम देखते हैं, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम इन विच द रिएक्शन कंप्लीटेड 50%, मतलब हाफ बोल रहे हैं हम, तो जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, हाफ कंप्लीट हो जाए, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिमेन फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ रह जाए ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। मतलब कि जब उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाए, फर्स्ट हाफ या आधा हो जाए, तो उसको कहा जाएगा फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड। इसको डिनोट किया जाता है T 1/2 से, बेस में 1/2 लिख देते हैं, तो इससे डिनोट किया जाता है हाफ लाइफ पीरियड को, मतलब टाइम कैसा हो गया हाफ, तो हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेटमेंट कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, वाइल डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जबकि ये काय पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है कि आपको प्रूव करना है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसी रिएक्शन को कंसिडर करो, एक गिव्स आउट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल स्टेट, जैसा आपने अभी किया है वैसा ही करना है। इनिशियल स्टेट पर आपको पता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो था A मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या होता है
प्रोडक्ट में नहीं बदलता है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन 0। आफ्टर टाइम टी समय के बाद, टाइम टी के बाद क्या होता है कि A माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन बच जाता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट बन जाता है X। ये हम अभी देखा है। अब रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन था K इक्वल 2.303 अपॉन T इंटू लॉग 10 बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये जो है ये इक्वेशन अभी हमने सॉल्व किया। तो अब इसमें भी आपको क्या लेना है कि टाइम आफ्टर टाइम टी समय के बाद क्या होगा, टी समय कितना है, टी इक्वल हमने लिया टी 1/2। अब इसको याद रखने की बेस में इसको आप काट ना दे कहीं पे, तो ये है टी 1/2 इक्वल ए क्या हो जाएगा यहाँ पे a/2, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/2, x हो जाएगा आधा और टाइम भी कैसा हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू हमको इस रेट इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो क्या लिखेंगे हम 2.303, ये रेट इक्वेशन लिखा हमने, t की जगह पर t की वैल्यू रखी t1/2 और क्या करोगे इनटू है log a एज इट इज, क्योंकि x की वैल्यू चेंज करना है हमको, तो a माइनस a अपॉन 2 वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t1/2 इंटू क्या हो जाएगा log a अपॉन एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया आपने 2 और क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस a, 2a माइनस a हो गया। अब ये जो 2 है वो ट्रांसफर होके ऊपर चला जाएगा, वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t1/2 इंटू क्या हो जाएगा log a अपॉन एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया आपने 2 और क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस a, 2a माइनस a हो गया। अब ये जो 2 है वो ट्रांसफर होके ऊपर चला जाएगा, ये हमने एलसीएम लेके लिख लिया। अब क्या करना है हमको, ये जो 2 है ये ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर और क्या बन जाएगा इक्वेशन 2.303 अपॉन t1/2 इंटू लॉग 2a अपॉन 2a माइनस a। अब यहां से 2a में से a को माइनस कर दो, क्या बचेगा 2.303 अपॉन t1/2 इंटू लॉग 2a अपॉन a। ये आ जाएगा। अब 2a से a को काट दो, कितना बचा, a का अकेला a, तो बन जाएगा 2.303 अपॉन t1/2 इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया लॉग, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, a से a कट गया तो 2 बचा हुआ है यहाँ पे, तो log 2 की वैल्यू हमको लिखनी है। log 2 की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन t1/2। log 2 की वैल्यू रख देंगे, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, वैल्यू रखी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आता है k इक्वल 0.693, आप सॉल्व करके देख सकते हो अपॉन t1/2। ये आ गई वैल्यू। अब हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, यहाँ पर निकालनी है हमको टाइम की वैल्यू, तो t1/2 इक्वल आ जाएगा 0.693 अपॉन k। अब इस इक्वेशन में कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है k लिखा हुआ है, इसीलिए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, वो डिपेंड क्या पे करता है, सिर्फ रेट कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू पर। एक बार फिर से देख लीजिए आप ये पूरे डेरिवेशन को, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, हमने कैसे सॉल्व किया है ताकि आप अपने नोट्स प्रॉपरली बना सके। ये पूरा इक्वेशन है, अगर आपको कोई भी उसका पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं आप इसके बारे में। ये पूरा इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली यहाँ तक के, इसको देख लीजिए। अब हाफ लाइफ पीरियड को भी हम देखते हैं, ये थ्योरी है हाफ लाइफ पीरियड के लिए, इसको भी अच्छे से देख लीजिए आप। और ये हमने डेरिवेशन सॉल्व किया फॉर हाफ लाइफ पीरियड, इसमें लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करना और log 2 की वैल्यू रख करके लास्ट में आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।